या फिर आप में मोटिव ही नहीं है, सो आप वो वर्क नहीं कर सकते। फॉरगेटिंग अलग है, मेमोरी अलग है। मेमोरी मीन्स वन काइंड ऑफ एबिलिटी टू रिकॉल और मेमोराइज एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड मेमोरी or memorization process. Forgetting, this is also one kind of ability to remove one thing or remove the old memories by new one or by replacing the new one. ठीक है, रिप्लेस करेंगे न्यू वन के थ्रू। अच्छा, अभी देखिए न्यू वन भी कभी कभी फेडेड अप हो जाता है बिकॉज हम उसको ज़्यादा कंसियस माइंड में नहीं रहता है। सो फॉरगेटिंग एंड मेमोरी इज डिफरेंट फ्रॉम द मोटिवेशन, एंड मोटिवेशन इज वन काइंड ऑफ प्रोसेस, इट इज़ ऑल्सो ए प्रोसेस। मोटिवेशन भी वन काइंड ऑफ प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है, आप एरोजिंग करते हैं, दैट मीन्स एराइज करते हैं या फिर ग्रो करते हैं कोई भी एक्शन को। सस्टेनिंग द एक्टिविटी इन प्रोसेस, ये द एक्टिविटी है, हाँ ये एक साथ हो गया, स्पेस भूलिए। अच्छा, सस्टेनिंग द एक्टिविटी इन प्रोसेस एंड रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ एक्टिविटी। मोटिवेशन रेफर्स टू states within a person or animal that drives behavior towards some goals. अगर मैं बहुत ही सिंपल वे से बोलूँ, मोटिवेशन एक टाइप का प्रोसेस है जिसके थ्रू आप वर्क करते हैं और एरोजिंग द वर्क को डन करते हैं, परफॉर्म करते हैं, या फिर कोई काम में आप लगे रहते हैं। दैट इज सस्टेनिंग मीन्स जस्ट लाइक उसमें घुस जाना एंड बैलेंस क्रिएट करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट मीन्स ग्रो करना, अच्छे से ग्रो करना। तो हम कोई चीज़ में घुस गए एंड उसमें ग्रो कर रहे हैं। एंड रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ एक्टिविटी, उसका जो पैटर्न है उसको हम क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है ये। सेकंड पॉइंट में मेंशन किया गया कि इसको आप बोल सकते हैं ये स्टेट्स हैं, दैट मीन्स वन काइंड ऑफ, हम अगर हिंदी में बोले अवस्था, आपका जैसा बोलते हैं स्टेट ऑफ माइंड, आपका दिमागी हालत, वैसा टाइप का, तो स्टेट ऑफ माइंड। सो मोटिवेशन रेफर्स टू द स्टेट्स विद इन ए पर्सन, एक पर्सन का माइंड में क्या चल रहा है या फिर उसका कौन सा हालत में वो है या कौन सा हालत में एक एनिमल है, दैट ड्राइव्स बिहेवियर टुवर्ड्स सम गोल्स। उसका जो वर्क रहेगा, सपोज मुझे कल कहीं पे जाना है, ठीक है, अगर मेरा गोल आज से सेट नहीं होगा, सो मैं क्या करूँगी, कल पर्टिकुलर टाइम पे निकल नहीं सकती, लेट मुझे ऑब्वियस होगा, एंड मैं लास्ट मोमेंट में जाऊंगी तो बहुत डिफ़िकल्ट भी हो सकता है मेरे लिए वो वर्क, या फिर मेरा गोल्स अचीव नहीं होगा। तो ये सारे चीज़ हैं जो हो सकता है, ठीक है। तो इसको बोला गया जो आपका बिहेवियर है, आपका बिहेवियर है कि मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड करता है। हो गया ये आपका, ये जो दो सेंटेंसेस मैंने लिखा है, ये आपके कॉपी में मैक्सिमम 3 लाइन में ख़त्म हो जाएगा। इंट्रोडक्शन टू मोटिवेशन दीजिएगा, यहाँ पर पूरा मैंने हेडिंग दे दिया है आपको किसके अंदर क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन टू मोटिवेशन। देन आपको डेफिनेशन देना है। अभी डेफिनेशन मैंने 2 दिया है, तो एनी वन आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। सो मोटिवेशन मीन्स ये क्या है, वन काइंड ऑफ ऑपरेशन है और क्लासेस ऑफ ऑपरेशंस है, ठीक है। क्लासेस ऑफ ऑपरेशंस यूज टू प्रोड्यूस एंड मेजर चेंजेस इन परफॉर्मेंस एंड चेंजेस इन एनर्जी आउटपुट। ये बोला गया ये वन काइंड ऑफ ऑपरेशंस है। ऑपरेशंस मीन्स होता है ये ऑपरेशन, वो हॉस्पिटल वाला ऑपरेशन नहीं, एक्टिविटी वाला, परफॉर्मेंस वाला। सो मोटिवेशन मीन्स द क्लासेस ऑफ ऑपरेशंस और एक्टिविटी यूज टू प्रोड्यूस, जो काम आप करके कुछ करना चाहते हैं या फिर शो करना चाहते हैं, उसको चेंज करने का, मेजर चेंजेस इन परफॉर्मेंस। आपका कोई भी काम, कल तक आपको कहीं पे एक कुछ काम सबमिट करना है, सो आपके पास पहले से बहुत टाइम था, आपने उस टाइम पे किया नहीं। अगर आपके पास और 2 दिन है, आप करने बैठे, तो बहुत काम होने से हम कैसे करते हैं, आपके चेंज होता है परफॉर्मेंस में, या फिर वर्क के जो स्पीड रहता है वो रेंज में चेंजेस आते हैं। ये होता है मोटिवेशन, क्योंकि मुझे कैसे भी करके कल काम देना है या फिर शो करना है, सो मैं अपने परफॉर्मेंस में चेंजेस लाई। एंड चेंज इन एनर्जी आउटपुट, जो आपने इनपुट किया, जस्ट लाइक मैंने कोई चीज़ को माइंड में डाला, उसके वजह से आपका रिजल्ट आया कि आप बहुत एनर्जाइज्ड होके वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं। सो आपका एनर्जी आउटपुट भी वैसा ही होगा, वर्क डन भी वैसा ही होगा।
राइट, इसको किसने बोला? अंडरवुड। अंडरवुड सब फॉरेन स्कॉलर्स हैं, ठीक है, फॉरेन स्कॉलर्स हैं या फिर एजुकेशनिस्ट मेंशन कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू अंडरवुड, ये 2 लाइन आप लिख सकते हैं। उसके बाद गिलफोर्ड का है, गिलफोर्ड का इंपॉर्टेंट है बिकॉज मोटिवेशन में वो आता ही है। अंडरवुड अगर भूल गए चलेगा, बट गिलफोर्ड लिखिएगा बिकॉज गिलफोर्ड टीटी में आते ही हैं, ठीक है। क्वेश्चन, सो मोटिवेशन रेफर्स टू all the internal conditions that stir up activity and sustain activity of an individual. Motivation क्या है? The motivation refers to all the internal condition. आपके अंदर जो भी इंटरनल कंडीशंस है उसको ना पूरा, हम लोग जैसे शरबत मिक्स करते हैं तो कैसा होता है, कोई चम्मच से हम उसे मिक्स करते हैं ना, बिकॉज उसमें चीनी डाले हैं, इधर नमक है, तो सब कुछ मिक्स करना पड़ता है। सो वैसे ये भी वन काइंड ऑफ स्टीयरिंग अप करता है, और स्टर अप करना, जस्ट लाइक कोई चीज़ को पकड़ के उसको मिक्स करना, आपके एक्टिविटीज़ को मिक्स करना या एक्टिविटीज़ का लेवल को इंक्रीज करना, सो दैट सस्टेन एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल, आपके इंडिविजुअल के अंदर ये एक्टिविटीज़ को चेंज किया, एक बैलेंस क्रिएट किया। तो ये गिलफोर्ड ने बताया। तो मोटिवेशन ऐसा चीज़ है, ठीक है। अभी मीनिंग ऑफ मोटिवेशन हम देखेंगे ना, मोटिवेशन वर्ड कहाँ से आया है, तो मोस्ट प्रोबेबली सारे तो वर्ड्स जितने भी आप यूज़ कर रहे हैं वो सारे लैटिन वर्ड से ही आए हैं। दैट इज़ लैटिन वर्ड में मोटिवेशन को बोलते थे मूवेर, मूवेर, दैट मीन्स टू मूव, ठीक है। जैसे कि हमने अभी बोला, आप एक एक्टिविटी में है, एक्टिविटी में जो पेस और रिदम रहता है, जैसे कि हम एग्ज़ाम्स के टाइम में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, ऐसे टाइम में बहुत हल्के से पढ़ते हैं, तो चेंजेस आता है ना, रिदम में चेंज आया, वर्क में चेंज आया, सो चेंज इन परफॉर्मेंस, तो उसको बोला जाता है मोटिवेशन। आप एग्ज़ाम की वजह से मोटिवेटेड हुए कि मुझे ये काम करना है, तब मुझे एग्ज़ाम में रिजल्ट अच्छा मिलेगा। सो लैटिन वर्ड मूवेर से ये वर्ड आया है, एंड इसका मीनिंग है टू मूव और टू एनर्जाइज और टू एक्टिवेट। सिंपल है, और नहीं लिखना है एक्स्ट्रा, और कुछ नहीं लिखना है। अभी यहाँ पे मैंने दिया हेडिंग में, नेचर लिख सकते हैं, फंक्शन लिख सकते हैं, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन, उसको एक्सप्लेनेशन नहीं देना है बिकॉज ये मोटिवेशन शॉर्टकट वे में आता है। आपको अगर लिखना भी हो तो वो इम्पॉर्टेंट बहुत क्वेश्चंस उस यूनिट में रह गए हैं, तो ये क्वेश्चन उतना तो चांसेस कम है इस बार के लिए लॉन्ग में नहीं आएगा, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऊपर है, तो ये शॉर्ट में ज़रूर आएगा। तो शॉर्ट में आने से आपको 2 पेज ही लिखना है, तो एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत नहीं है। सो ऑब्वियस, मोटिवेशन किस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा? मोटिव्स के ऊपर, कि एक इंसान, जैसे कि हमारा ना रोल प्ले भी मोटिव ही डिसाइड करता है। दैट मीन्स आप कोई पर्सन के लिए बुरा सोचते हैं, या फिर बैड वर्ड्स यूज़ करते हैं, या बैड थॉट्स यूज़ करते हैं, ये सारा आपका नेगेटिव मोटिव्स है। अगर आप गुड थिंग्स थॉट करते हैं तो ये लव एंड अफेक्शन, दैट मीन्स पॉजिटिव मोटिव्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग। सो नेक्स्ट है आपका अफेक्टेड बाय मोटिवेटिंग, कौन इफेक्ट किया या कौन आपको मोटिवेटिंग कर रहा है, उसके ऊपर, उसके इफेक्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है। थर्ड है ऑलवेज ए गोल डायरेक्टेड है, बिकॉज ये गोल डायरेक्ट करता है किसका? बिहेवियर का। अगर मोटिवेशन हमारा जैसा होगा वैसा ही हमारा बिहेवियर होगा। सो नेक्स्ट, रिलेटेड टू सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन कब तक वर्क करेगा? जब तक आपके वर्क में आप सेटिस्फाई नहीं है, तब तक आपको हेल्प करेगा। देन नेक्स्ट है, और भी मैंने पॉइंट्स लिखा, पर्सन इज मोटिवेटेड इन टोटलिटी। अगर सपोज आपके फ्रेंड ने आके आपको बहुत ज़्यादा ही एनर्जी दे दिया, दैट मीन्स मोटिवेट कर दिया, तो आप एनर्जाइज हो जाएंगे एंड प्रॉपरली बहुत स्ट्रांग वर्क करना लगेंगे, बहुत हार्ड वर्क करेंगे। तो ये पर्सन इज मोटिवेटेड इन टोटलिटी, आइदर वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। जैसे कि हम झगड़ा करते हैं ना, व्हेन वी स्टार्टेड आवर क्वेरल, तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिडंट नो अबाउट द मोटिव of the persons who are involved in this quarrel or in this type of nonsense thing, but we started our talking our thoughts and showing our behavior, negative behavior towards other persons. So ये difficult होता है कि हम जब मोटिव के साथ वर्क करते हैं तो हम प्रॉपर से जानते हैं कैसे बिहेव करना है, बट हम जब सोचते नहीं हैं एंड दोस्तों से कभी कभी मोटिवेटेड हो जाते हैं कि ये रॉन्ग थिंग भी आपको इफेक्ट करता है,
अट्रैक्ट करता है एंड उनके लिए आप लड़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये बिहेवियर को कभी कभी स्टेबिलिटी करता है या फिर बिहेवियर को दूसरे बिहेवियर में चेंज कर देता है। ठीक है, तो उसके लिए मोटिवेट किए टोटलिटी, मोटिव्स सस्टेन बिहेवियर मीन्स चेंज योर बिहेवियर और क्रिएट वन काइंड ऑफ बैलेंस। मोटिव्स ओरिजिनेट एंड एनर्जाइज बिहेवियर, मोटिव जहाँ से ओरिजिनेट होता है वो सबको एनर्जाइज करता है, मीन्स आसपास के जो उसके साथ रिलेटेबल थिंग्स हैं उसको भी एनर्जाइज करता है एंड आपके बिहेवियर को तो मल्टीपल टाइम्स वो एनर्जाइज करेगा। देन मोटिव डायरेक्ट बिहेवियर, मोटिव आपके बिहेवियर को चलाता है, इसलिए आप गुड परफॉर्मेंस देते हैं या बैड परफॉर्मेंस या फिर वर्क में भी वैसे ही करते हैं। देन लास्ट मोटिवेटेड बिहेवियर इज सिलेक्टिव बिहेवियर। मैंने अभी दो टाइप के बिहेवियर ऑलवेज आपको बोले, दैट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव। दैट मीन्स आप बोल सकते हैं कि अगर मैं बहुत अच्छी हूँ एंड मुझे कोई बोल दिया पढ़ाई में मैं अच्छी हूँ, यू आर वेरी गुड इन study, so why you are not trying in this exam, you are able to do or able to perform very well in this exam। so आपको अगर ऐसा कोई बोल दे तो आप क्या हो जाता, yes I'm definitely I'll try for this। so ऐसा हम मेंशन करते हैं और I am trying, so ऐसा मैं कोशिश करती हूँ या कोशिश करूँगी, कर रहा हूँ, बहुत सारे वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये मोटिव के ऊपर डिपेंड करता है, नेगेटिव वे में भी वैसे ही चलता है। तो मोटिवेशन या मोटिवेटेड बिहेवियर बहुत सिलेक्टिव बिहेवियर है, सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से वर्क पे जा रहे हैं, तो उसके बेसिस पे। अभी नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। नॉर्मली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, नॉर्मली दो टाइप के हैं, आपके बुक में भी दो टाइप के हैं। मैं मगर इसके और भी फॉर्म्स को बताऊंगी, नेम वाइज बताऊंगी, एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज थोड़ा बहुत जान के रखना बहुत अच्छा होता है। सो टू मेन कैटेगरीज ऑफ मोटिवेशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिवेशन है। यहाँ पे देखिए टू मेन कैटेगरीज ऑफ मोटिवेशन बोल सकते हैं या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिवेशन फॉल इनटू टू मेन कैटेगरीज। सो यहाँ पे दो टाइप के हैं, एक है इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जहाँ पे इन वाला वर्ड सुन ले, दैट मीन्स आपके खुद के अंदर, दैट मीन्स आपका खुद का ईगो हो गया, इमोशनल नीड हो गया, सोशल नीड हो गया या फिजियोलॉजिकल नीड हो गया, एग्जाम्पल्स। ठीक है, ऐसी चीज़ अगर आपको हेल्प करते हैं या फिर आपके माइंड को चेंज करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि नहीं यू कैन डू इट एंड यू कैन डू बेटर फ्रॉम द प्रीवियस वन। सो आपको अगर डिज़ायर फुलफिल करना है, जैसे कि हम लोग जब भी पढ़ाई करते हैं अगर बहुत अच्छे होते हैं पढ़ाई में तो हम क्या करते हैं, नहीं मैं इससे भी और भी बेटर करूँगी, ऐसा थिंक करते हैं। तो ये हमारा पर्सनल डिज़ायर है, हमारा खुद का है, तो मन के अंदर से आया, अगर बॉडी के इनसाइड से आ रहा है या फिर आपका माइंड सेट कर रहे, खुद से ही आप कर रहे, दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक क्या हो गया, आउटर एनवायरनमेंट इफेक्ट डालेगा, आउटर चीज़ें आपको इफेक्ट करेंगे। So extrinsic motivation on the other hand is a type of motivation in which an individual is being motivated by external desires। कोई आप चीज़ को देख ले, सपोज हम लोग जैसे बोलते हैं ना मेरे आइडियल पर्सन है या फिर आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टूवर्ड्स दिस जॉब और आई एम वेरी लाइकली टू बी ए डॉक्टर बिकॉज माई फादर इज़ अ डॉक्टर, आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाय हिम। तो ऐसे हम लोग जो वर्ड्स यूज़ करते हैं तो ये होता है एक्सटर्नल। मैं अपने पापा को देख के बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूँ, इंस्पायर्ड हूँ कि मुझे भी ऐसा करना है। इफ़ आई एम ए टीचर, सो टीचरशिप में जब आप आए ना, आप क्या सोच के आए होंगे, कोई तो एक रोल मॉडल होगा ना, किसी को देख के या किसी को नॉलेज देना है या फिर किसी को आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं या बुरा करना चाहते हैं, तो आप उस अकॉर्डिंग मोटिवेटेड होते हैं। सपोज यहाँ पे दो चीज़ बोलिए, आइडियल एंड नॉलेज के अकॉर्डिंग मैंने बोल दिया, पनिशमेंट रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग बोलूँ, अगर आप चाहते हैं किसी को पनिशमेंट देना तो तब भी हम लोग वर्क करते हैं। ये मैक्सिमम टाइम बहुत सारे मूवीज़ में इतने ड्रामेटिक वे में प्रेजेंट किया जाता है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट को। कंपटीशन में भी वही है, दो लोग लड़ रहे हैं तो दो लोग लड़ क्यों रहे हैं, कभी कभी इनर में मतलब आपके अंदर भी झगड़ा पैदा हो जाता है या फिर गुस्सा आता है, तो वो इंट्रिंसिक होगा, ईगो होगा।
बट अगर बाहर से कोई किसी ने झगड़ा लगाया तो वो एक्सट्रिंसिक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जान लिया माइनर फॉर्म्स कुछ कुछ हैं, छोटे छोटे फॉर्म्स हैं जो आप नाम के अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। जैसे कि हमने ऑलरेडी ऊपर जान लिया था, रिवार्ड बेस्ड मोटिवेशन, जो रिवार्डिंग जिसमें हम देंगे, जो मोटिवेशन में रिवार्डिंग प्रोवाइड होगा। जस्ट लाइक मैं अगर एग्जाम में अच्छा की, मेरे पापा ने बोला है मुझे ये गिफ्ट देंगे, तो ये रिवार्ड बेस्ड मोटिवेशन। फियर बेस्ड मोटिवेशन, अगर मैंने वर्क नहीं किया टीचर मुझे बहुत मारेंगी, तो ये फियर बेस्ड। अचीवमेंट बेस्ड, अगर मैं बहुत अच्छा करूँगा इस इंटरव्यू में तो मुझे ये हाईली पेडेड वाली जॉब मिलेंगे, तो ये अचीवमेंट बेस्ड है। पावर बेस्ड, अगर मैं बहुत अच्छा किया सो मैं पुलिस में जाऊंगा या कमिश्नर बनूंगा, डीएसपी बनूंगा, तो ये पावर बेस्ड है। पॉलिटिकल में जाऊँ, पॉलिटिकल जो ग्राउंड है उसमें जाऊंगा। 5 में चलते हैं एप्लीकेशन मोटिवेशन। एप्लीकेशन मीन्स सपोर्ट, या फिर कोई एक पर्सन हाईली रेस्पेक्टेबल चीज़ में आपको एप्लीकेशन मिलेगा या सपोर्ट मिलेगा। कॉम्पिटेंस मोटिवेशन, दैट मीन्स मैं जो पहले था उससे और बेहतर बन के दिखाऊंगा, ये है कॉम्पिटेंस। या फिर दो फ्रेंड के अंदर हो सकता है, या फिर एनवायरमेंटल ऐप के साथ हो सकता है। ये नॉर्मली हम लोग अभी इसको फील करते ही हैं। ऑलवेज हमें हर दिन डिमोटिवेट हो जाते हैं, जॉब नहीं है, जॉब क्राइसिस के वजह से, बट हर दिन हम फिर से खुद को मोटिवेट करते हैं कि जॉब जरूर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, तो ये कॉम्पिटेंस मोटिवेशन है। देन लास्टली एटीट्यूड मोटिवेशन, दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव, वो भी खुद से है। अगर मैं आपकी तरफ बहुत स्वीट के साथ, मतलब स्वीटनेस के साथ बिहेव कर रही हूँ या बात कर रही हूँ, तो ये दो चीज़ में हो सकता है, मैं बहुत ही अच्छी हूँ ऐसे बात करती हूँ, या फिर मेरा कुछ अलग सा मोटिव है, नेगेटिव मोटिव। वैसे हर एक चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ठीक है। सो ये माइनर फॉर्म्स हैं। इसके बाद आते हैं ना थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। सो थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन ओनली नाम की वाइज आप याद रखें। नंबर 1 है हर्जबर्ग। हर्जबर्ग, हर्जबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी। यहाँ पे 2 फैक्टर्स थ्योरी है। फर्स्ट फैक्टर है मोटिवेटर फैक्टर, सेकंड है हाइजीन फैक्टर। सो मोटिवेटर जो फैक्टर है ना, ये आपके सेटिस्फेक्शन जब तक नहीं मिलता तब तक आपको बोलेगा वर्क करो, ठीक है। मैं सिर्फ समझा रही हूँ, जब तक आप कोई वर्क पे है, इफ यू आर ए टीचर एंड यू आर नॉट गुड इन टीचिंग, आप टीचर हैं बट यू आर नॉट गुड इन टीचिंग, so your other persons or other teachers also influence you to work harder। आपको जैसे और भी वर्क हार्ड वे में करे या फिर बहुत ही कॉन्फिडेंटली टीचिंग कर सके, तब तक आपको मेहनत करना है, तो ये मोटिवेटर हुआ। हाइजीन फैक्टर, दिस फैक्टर कैन लीड टू डिससेटिस्फैक्शन, ये लैक ऑफ मोटिवेशन इफ दे आर एब्सेंट। अगर इसका ऑपोजिट, मोटिवेटेड का ऑपोजिट, अगर कोई आपको मोटिवेशन ना दे या फिर आपका टीचिंग में कोई नुक्स ना निकाले, तो आप क्या करेंगे? वैसे ही आप टीचिंग करते रहेंगे, बच्चे कुछ नहीं समझेंगे, आप टीचिंग वैसे करते रहेंगे। मैं भी सपोज अगर मैं टीचिंग अच्छी नहीं करती हूँ तो ऑब्वियस आप लोग बोलेंगे कि मैम हमें समझ नहीं आ रहा। अगर आप टीचिंग वे चेंज कर ले तो बेटर रहेगा, अगर आप ऐसे करें तो और बेटर रहेगा, तो आप लोग बोलते हैं मैं चेंज करती हूँ उस अकॉर्डिंग। अगर ये ना किया जाए तो ये क्या हो जाएगा? हाइजीन फैक्टर, दैट मीन्स मुझे और सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा एंड मेरा प्रोग्रेस भी नहीं होगा, कोई प्रोग्रेस और नहीं होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं 2 फैक्टर थ्योरी, हर्जबर्ग का 2 फैक्टर थ्योरी। उसके बाद चलते और एक थ्योरी, ये ना आपकी फर्स्ट सेम में एक कंसेप्ट में था एंड और एक कंसेप्ट, हाँ ये आपके 3rd या 4th सेम की बुक में एक है, मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है। एक टीचर कौन से के अकॉर्डिंग ग्रो करेगा या फिर कैसा होना चाहिए, एक इंडिविजुअल कैसे अपना पर्सनालिटी डेवलप करता है, तो ये ना 5 लेवल्स हैं। जैसे कि ना ऊपर तक आपको जाना है तो कैसे कैसे। फर्स्ट, फिजियोलॉजिकल, these needs must be made in order for a person to survive such as food, water, shelter। सबसे हम लोग जो बोलते हैं ना वर्ड एक हिंदी में यूज़ करते हैं, अति कम में हमें क्या चाहिए, मतलब बहुत ही कम
लेवल में, अगर हम लोग फर्स्ट लेवल में इनकम करना स्टार्ट करते हैं, अगर मेरे पेरेंट्स का अर्निंग अच्छा नहीं है तो मेरे को क्या चाहिए, सबसे लिमिटेड वे में ऑब्वियस मुझे खाना चाहिए, घर चाहिए, पानी चाहिए, इतना चाहिए, एंड कपड़ा मकान आप जो भी लिख सकते हो वो ऐसा टाइप का। उसके बाद अगर थोड़ा सा अच्छा हो गया तो उसके बाद कौन सा लेवल आएगा, ऑब्वियस सेफ्टी। बहुत हम अगर हेल्दी रहेंगे, सेफली हम रह पाएंगे, तभी जाके हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगा एंड पर्सनालिटी भी डेवलप करेगा। तो सेफ्टी आ गया। थर्ड में आता है कि ये दोनों होने के बाद ऑब्वियस लव चाहिए, अभी बिलोंगिंगनेस और बिलोंगिंग्स। दैट मीन्स कोई चीज़ में इंटीमेसी होना चाहिए, थोड़ा सा किसी से आप शेयर कर सके, फैमिली होना चाहिए, बॉन्डिंग रहना चाहिए, फ्रेंड्स होना चाहिए, तभी अच्छा लगता है। तो ये हो गया थर्ड नीड हमारा। फोर्थ नीड क्या है, एस्टीम। दैट इज हमें ऑलवेज फील करना है कि हम कॉन्फिडेंट है एंड रेस्पेक्टेड बाय अदर्स। जैसे हम रेस्पेक्ट प्रोवाइड करेंगे सबको, वैसे ही हम ये करते हैं, मतलब वांट करते हैं कि हमें भी रेस्पेक्ट मिले। अगर हम आपको रेस्पेक्ट देंगे, आप लोग भी मुझे रेस्पेक्ट देंगे। तो ये हो गया एस्टीम, इसे हम सेल्फ एस्टीम भी बोलते हैं। एंड लास्टली सब कुछ होने के बाद क्या चाहिए, अभी डिजायर आएगा कि आप मोस्ट प्रोबेबली क्या चाहते हो अपने लाइफ में। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन्स आपका डिजायर टू अचीव एवरीथिंग, जो पॉसिबल हो, आपसे जो हो पा रहा है उसको आप लेना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। दैट इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्या एक्चुअली में आप हैं, कहाँ तक आप जा सकते हैं, कौन से लिमिट तक आप हो सकते हैं, तो उसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो फर्स्ट हो गया फिजियोलॉजिकल, सेकंड सेफ्टी, थर्ड लव और बिलोंगिंग, फोर्थ एस्टीम एंड फिफ्थ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गया। तो ये था मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। नेक्स्ट आया हॉथरॉन, Hawthorne effect. Hawthorne effect. The Hawthorne effect was first described by Henry A. Henry A. So Henry A के बाद उनका सरनेम भी है, मगर इधर आ गया इसलिए रॉन्ग हो गया, लैंड्सबर्गर। Henry A. लैंड्सबर्गर। सो आप मेंशन कर सकते हैं H.A. लैंड्सबर्गर, ठीक है। Henry A. लैंड्सबर्गर in 1950 who noticed a tendency for some people to work harder and perform better when they were being observed by researcher. So ये बताया गया इस इफेक्ट के अकॉर्डिंग, जब लोगों में टेंडेंसी देखा गया है कि वो कब वर्क बहुत अच्छा करते हैं या फिर बेटर करते हैं, जब उन्हें कोई ऑब्जर्व करता है। अगर मैं बोलूँ कल आपको एग्ज़ाम देना है, मैं आपको चेक करूँगी आपका IQ लेवल कितना है, ऑब्वियस आप लोग प्रिपेयर होके आएंगे। तो वही बताया गया कि हम जब किसी के थ्रू रिसर्च होते हैं या ऑब्जर्व्ड होते हैं, तब हम प्रूव करना चाहते हैं कि हम बहुत बेटर हैं, तभी वर्क हार्ड करते हैं। तो ये हो गया हॉथरॉन इफेक्ट, हेनरी ए लैंड्सबर्गर। लास्ट एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, सो ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एक्सपेक्टेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका रिजल्ट क्या आएगा। जैसे कि हम लोग हर बार कोई एग्ज़ाम्स देते हैं, उसके बाद हम चाहते हैं कि बाय चांस हम एग्ज़ाम्स में क्या लिखे हैं, जब तक हमें वो रिकॉल रहता है या मेमोराइज में आता है कि नहीं मैं ये लिखी थी उसके अकॉर्डिंग मैं पास हो जाऊंगी, इतना जब हमें याद नहीं आता तो हम तब प्रे करना स्टार्ट करते हैं कि भगवान ऐसा हमें दे दो रिजल्ट, या गॉड ऐसा हमें रिजल्ट दे दो, मुझे बेस्ट करना है। बट हमें पहले याद था कि हमने इतना लिखा है, बट अभी याद नहीं है। सो दैट ऐसा होता है, एक्सपेक्ट हम बहुत ज़्यादा करते हैं। सो आउटकम क्या आएगा वो आपके परफॉर्मेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो परफॉर्मेंस के लिए जितना आप वर्क हार्ड करेंगे या वर्क लॉन्गर आवर्स, सो उसके अकॉर्डिंग आपका इनकम या फिर आपका रिजल्ट इंक्रीज करेगा, ठीक है। सो उसके बाद है लास्ट में आ गया रोल ऑफ टीचर इन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एंड रोल ऑफ पेरेंट्स। सो आप ऑब्वियस जानते हैं कि आप अगर बच्चों को मोटिवेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, give frequent and early positive feedback, support beliefs that can that they can do well.
सो हमें क्या करना है, पहले तो उनको फ्रिक्वेंटली पॉजिटिव फीडबैक देना है हर एक चीज़ में, एंड हमें बिलीव रखना है कि वो अच्छे कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, एंश्योर अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि मुझे बहुत बिलीव है आप लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं एंड आप लोग में से बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स भी बहुत लोग लाएंगे, ऑब्वियस सारे बच्चे पास भी करेंगे एंड बहुत अच्छा करेंगे। तो ये वन काइंड ऑफ हमने एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, पढ़ाते वक्त हमने जाना है आप लोगों को कि ऐसा ऐसा कर सकता है। Number 2, ensure opportunities for students success by assigning tasks that are neither too difficult nor too easy. सॉरी, सो ऐसे अपॉर्चुनिटीज देंगे एंड जस्ट लाइक कोई काम के साथ उनको असाइन करेंगे कि तुम ये टास्क को कंप्लीट करो, एंड वो टास्क बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए एंड बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं होना चाहिए। सो उसके बाद बिकॉज हमें मोटिवेशन करना है, रोल ऑफ ए टीचर पूछा गया है कि टीचर एक कैसे उनके लिए कर सकते, कितना लेवल तक काम कर सकते, तो इसलिए हम जितने ऑप्शंस हैं हमारे पास वो सारे को देंगे। तो मैक्सिमम आप 7-8 पॉइंट लिखिएगा, उसके बाद छोड़ दीजिएगा। मैंने यहाँ पे 9 पॉइंट्स मेंशन किए हैं, तो आप मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम उतना भी याद नहीं रहता, 5 पॉइंट्स याद रखिएगा, रोल ऑफ पेरेंट्स एंड रोल ऑफ ए टीचर। सो 5 पॉइंट्स दोनों से लिख लीजिएगा। तो थर्ड पॉइंट, हेल्प स्टूडेंट्स टू फाइंड पर्सनल मीनिंग एंड वैल्यू इन द टीचिंग मटेरियल। जो भी हम लोग टीचिंग मटेरियल्स यूज़ करते हैं ना, जब बच्चे उसको यूज़ करते हो या फिर उससे पढ़ते हो तो उस पर अपना खुद का मीनिंग भी निकाल सके। जैसे कि हम खुद का एक एक्सप्लेनेशन दे रहे, तो आप लोग भी अपना एक्सप्लेनेशन उससे एक्सट्रैक्ट कर सके, तो ये करना चाहिए। देन फोर्थ, create an atmosphere that is open and positive. Help students feel that they are valued members of a learning community. Suppose whenever we are present in a community, the community should be learned or learning community, because ये हमसे क्या सीखता है कि हम लोग एजुकेटर्स हैं एंड एजुकेटिंग कम्युनिटी में रहते हैं। बिकॉज वी आर एजुकेटर्स, सो ऑलवेज वी शेयर आवर नॉलेज विथ ईच अदर. So if we exchange our knowledge with each other, then that is mentioned as learning community, or that is called educating community. So educating community में जैसे positive thinking and openness होना चाहिए, वैसे बच्चों के लिए भी करना चाहिए, वैसे ही environment और atmosphere create करना चाहिए, तभी जाके वो मोटिवेट होंगे। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, ऑलवेज बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। आप कोई भी असाइनमेंट और टेस्ट दे रहे हैं, आपने मेंशन किया ओके 2 घंटा मैं दे रही हूँ, उसके बाद आप लोगों का टेस्ट लूँगी, ऐसा मेंशन किया, तो बच्चे क्या करेंगे कि कुछ बच्चे हैं ना डर के मारे स्कूल ही नहीं जाएंगे, या फिर आधे में ही बोलेंगे तबीयत खराब है मैं घर जाऊँगा, ऐसा होता है। तो वैसा नहीं होना चाहिए, बच्चों के अंदर ये जो फियर है ना, फियर को हटाना है। सो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स होगा, एंड रैपोर्ट बिटवीन टीचर्स एंड द स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड रैपो ऑल्सो। हम बोल सकते हैं वन काइंड ऑफ बैलेंस और कनेक्शन, मेरे साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा है, गुड है। सो आप लोग मुझे मैसेज करते हैं तो मैं आप लोगों को कुछ बोलती हूँ, मैं आप लोगों को कुछ बोलती हूँ तो आप लोग सुनते हैं, तो ये होता है रैपो या फिर रैपोर्ट। ये रिपोर्ट नहीं है, रैपोर्ट ही है, RAPPORT, रैपोर्ट बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, रिलेशनशिप और बॉन्डिंग। देन इसके साथ हमें जब भी बच्चों को समझाना हो तो क्या करना पड़ेगा, यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट कॉन्क्रीट अंडरस्टैंडेबल एग्जाम्पल्स, मतलब पूरा अच्छा वाला एग्जाम्पल्स हम देंगे, कॉन्क्रीट, उसका रियलिस्टिक कुछ मीनिंग होगा या थिंकिंग होगा, ऐसा एग्जाम्पल्स देंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है होल्डिंग ऑफ हाई बट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स। उनसे बहुत ज़्यादा हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे बट रियलिस्टिक होना चाहिए, ऐसा नहीं वो कर नहीं पाएगा फिर भी हम एक्सपेक्टेशन देंगे, ये गलत होगा, वो उसके ऊपर प्रेशराइज्ड हो जाएगा, तो वैसा नहीं रखेंगे। नंबर 8, हेल्पिंग स्टूडेंट अचीव गोल्स बाय देमसेल्फ। तो हम क्या करेंगे, हेल्प करेंगे कि बच्चे खुद से डेवलप करें एंड उनका जो गोल है वो क्या हो सके, फिक्स्ड हो सके एंड वो अचीव कर सके। देन 9 पॉइंट, telling students what they need to be succeed in the course and strengthening students self motivation।
हम बच्चों को बोलेंगे, समझाएंगे कि तुम कौन सा कोर्स लोगे, या फिर कोर्स मीन्स दैट इज़ अ रेस कोर्स और लाइफ का जो कोर्स है उसमें कैसे सक्सीड करोगे, एंड तुम्हारा जो मोटिवेशन है और कैसे स्ट्रेंथ हो जाए, सेल्फ मोटिवेशन। एंड लास्टली इस पॉइंट को थोड़ा सा नंबर 10 कर दीजिएगा, 6 हो गया, रॉन्गली मेंशन हो गया, नंबर 10 कर दीजिएगा। तो यूजिंग मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, मतलब हम लोग मैक्सिमाइज वे में टीचिंग के जितने भी मेथड्स हैं उसको यूज़ करेंगे। कभी भी आप जब पढ़ाते हो नोन टू अननोन को जाए, दैट मीन्स उनको जो पता है वहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड उसको ऐड करते हुए अननोन तक चलेंगे, अननोन कंसेप्ट तक चलेंगे। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, वैसे कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, एनालिसिस ऑफ सिंथेसिस, जो चीज़ सिंथेसाइज्ड हुआ दैट मीन्स प्रोड्यूस हुआ उसको एनालाइज करेंगे। पर्टिकुलर टू जनरल, पर्टिकुलर थिंग को वो जानते हैं उससे हम जनरल आइडिया को गेन करेंगे। एम्पायरिकल टू रैशनल, कोई पॉइंट आपको एज ए होल पता है बट हम उसे डिटेल्ड वे में जानेंगे। इंडक्शन टू डिडक्शन, दैट मीन्स सपोज आपको पूरा स्टोरी पता है बट ईच ईच लाइन में कुछ कुछ कोडिंग इन्फॉर्मेशन है उसको जानेंगे। तो एक एक लाइन को पहले डिडक्ट करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, उसको डिडक्ट करते हुए चलेंगे तो मेन जिस्ट मिलेगा। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, उनके ब्रेन से लेके लॉजिक थिंकिंग तक हम लाएंगे। एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव, एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन उनको पता है वहाँ से रिप्रेजेंट जैसे कर सके वहाँ तक उनको बिल्डअप करेंगे। नियर टू ए फार, दैट मीन्स वो पास है तो उसके पास का इन्फॉर्मेशन, दूर का इन्फॉर्मेशन सारा देंगे। होल टू पार्ट, दैट मीन्स कंप्लीट से ला के हम थोड़े थोड़े पार्ट्स में लाएंगे जिसको हम डिटेल, जैसे कि हम बचपन में सारे सब्जेक्ट को साइंस पढ़ते थे एज ए साइंस, उसके बाद डिफरेंट सब्जेक्ट्स आए तो उससे अगेन साइंस में 2 पार्ट्स बन गए। तो ये क्या हो गया ना, वन काइंड ऑफ डेफिनाइट टू इनडेफिनाइट में चल रहे हैं या फिर होल टू पार्ट में चले। तो कंप्लीटली पहले पढ़ते हैं उसके बाद हमने पार्ट कर दिया, पार्ट पार्ट वे में पढ़ा। सो इतना है, पूरे 10 पॉइंट्स हैं रोल ऑफ ए टीचर का। उसके बाद रोल ऑफ पेरेंट्स है यहाँ पे देखिए। सो वैसे ही आएगा जैसे जैसे टीचर का रोल था वैसे ही है। प्रोवाइड ए वार्म एंड एक्सेप्टिंग होम एनवायरनमेंट, ऑब्वियस घर वाले अगर होमली एनवायरनमेंट नहीं देंगे बच्चे बहुत बिगड़ जाते हैं। गिव क्लियर डायरेक्शन एंड फीडबैक, वो भी अच्छा है। क्रिएट ए मॉडल फॉर सक्सेस, बिल्ड ऑन स्टूडेंट स्ट्रेंथ्स, ये बहुत इजी वर्ड्स में है इसलिए नहीं समझा रही हूँ। और रिलेट स्कूल वर्क टू द स्टूडेंट इंटरेस्ट, ऑलवेज रिलेट करना चाहिए जो भी उनको स्कूल वर्क दिया जाए ना वो स्टूडेंट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, अदरवाइज उनको करने को मन नहीं होगा। हेल्प बिल्ड ए फैमिली स्ट्रक्चर दैट फोस्टर्स कंसिस्टेंट वर्क टुवर्ड्स द गोल, अगर हमारे अंदर मीन्स पेरेंट्स के साथ मेरा बातचीत नहीं होता हो या फिर अच्छा सा रिलेशनशिप नहीं, ऑब्वियस क्या होगा, ये मेरा मोटिवेशन को ग्रो नहीं कर सकेगा एंड मेरा वर्क में जो अचीवमेंट है वो भी नहीं मिल सकेगा। सो उसके लिए प्रॉपर चाहिए। हेल्प द स्टूडेंट टू हैव some control over how and when he learns, so स्टूडेंट्स के ऊपर आपका कंट्रोल होने चाहिए, मीन्स अपने बच्चों के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। सो वो कैसे पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं आपको पता रहे। तो उसके बाद है नेक्स्ट, दैट इज एम्फसाइज द चाइल्ड्स प्रोग्रेस रेदर देन हिज और हर परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट इन द क्लास और फैमिली। सो आपके घर में अगर 4 बच्चे हैं तो ऑलवेज होता है ना, बड़ा बच्चा ऐसा पढ़ता था, छोटा बच्चा ऐसा पढ़ता है, तो ऑलवेज जो कंपैरिजन होता है ना छोटे बड़े के अंदर या फिर फ्रेंड्स के अंदर या फिर नेबर्स के अंदर, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि सॉल्व करना कि बच्चे कैसे ग्रो करेंगे। डिफ़िकल्ट, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके बाद 9th पे आते हैं, रिमेंबर टू रीइंफोर्स द बिहेवियर वांटेड, जैसा आप बिहेवियर चाहते हैं, अगर कभी भी ना कभी तो वैसा बिहेवियर आपने देखा होगा इसलिए आप चाहते हो, तो वैसा बिहेवियर जब भी देखो रीइंफोर्स करो, दैट मीन्स रिवार्डिंग प्रोवाइड करो। अगर नेगेटिव देखते हो तो आप नेगेटिव रिवार्ड भी दे सकते हो, उसको मारो नहीं, उसको समझाओ, उसको वर्क वैसा दो सो वो चेंज हो जाए। लास्ट, यूज रीइंफोर्सर वाइजली, जो भी आप रीइंफोर्समेंट का प्रोसेस यूज कर रहे हो उसको प्रॉपरली यूज करो। Then 11th, follow a child's interest rather than spending time building. ऐसा नहीं मतलब कोई भी रिवार्ड सिस्टम को समझाने के लिए या फिर देने के लिए उसको सिर्फ हम क्या करेंगे कि ऐसा काम करो हो जाएगा, उसमें इंटरेस्ट मिलाओ।
बच्चों के साथ बिहेव भी वैसा ही करना पड़ेगा, कभी कभी बच्चे बन के भी समझना पड़ेगा, तभी जाके होगा। उसके बाद है मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग मोटिवेशन। अभी तो आपने बहुत कुछ जाना उसी पॉइंट पे। चाइल्ड सेंटर टीचिंग होना चाहिए, बच्चे जैसे, मतलब ना ऐसा है, स्कूल बच्चों के लिए नहीं होना चाहिए, मतलब सॉरी, बच्चों के लिए स्कूल होना चाहिए, स्कूल मतलब बच्चे स्कूल के लिए नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स अगर एज पर दी स्कूल हम बच्चों को बदलने लगे, दैट मीन्स प्राइवेटाइजेशन में तुमको जाना है, तुमको ऐसे पैसा खर्च किया गया है, तुम ऐसे पढ़ोगे, ऐसे बोला गया, तो क्या हो गया, स्कूल के अकॉर्डिंग बच्चे चेंज हुए। बट वैसा नहीं होना चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग स्कूल बदलना चाहिए, बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग स्कूल बदलना चाहिए। तो ये मेन थिंग था। देन नेक्स्ट आता है को रिलेटेड टीचिंग। ऑलवेज टीचिंग आपके कंसेप्ट के बेसिस पे हो, लाइफ जो कोरिलेट विद द लाइफ, ऑलवेज टीचिंग शुड कोरिलेट विद लाइफ। जस्ट लाइक आप घर पे दिवाली कर रहे हैं, रमजान कर रहे हैं, क्रिसमस कर रहे हैं, तो ये सारे सोशल इवेंट्स है ना, उसके साथ आपका टीचिंग प्रोसेस का लिंक होना चाहिए, एक एक्साइटमेंट बच्चों के अंदर क्रिएट करें, तभी जाके बच्चे बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। डिफाइन क्लियर कट असाइनमेंट्स मीन्स उनको प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए दीजिए, प्रोजेक्ट वर्क दीजिए, तभी जाके वो डिफाइन कर सकेंगे कि कैसे वर्क करते हैं। एंड उनके प्रोजेक्ट्स में टीचर्स भी हेल्प करेंगे, ठीक है, जैसे उनके ऊपर स्ट्रेस ना आ जाए। सो नेक्स्ट है नोबेलिटी। There is a great curiosity and desire among peoples to understand themselves and the world around them. Novelty means, novelty होता है कि one kind of process, उसके थ्रू उनका क्यूरियोसिटी एंड डिज़ायर को हम ग्रो करें कि वो बाहर जाएं, बाहर जो मेथड्स यूज़ होते हैं या मटेरियल्स हैं उसके बारे में जानें एंड पूरे सराउंडिंग के साथ खुद को लिंक कर सकें। नेक्स्ट 5 नंबर, लर्निंग बाय डूइंग। खुद से करेंगे तो सीखेंगे बहुत अच्छे से, तो स्कूल करिकुलम और प्रोविजंस लर्निंग बाय डूइंग का होना चाहिए। देन नेक्स्ट प्रोवाइड फॉर स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट, स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट मीन्स जस्ट लाइक कुछ कुछ वर्क होता है ना आउटडोर एक्टिविटीज, मैंने यहाँ पे मीनिंग भी लिख दिया है ऊपर, देखिए आप इसको भी लिख सकते हैं, लर्न बाय आउटडोर एक्टिविटीज, मतलब कहीं पे साइंस फेयर में गए, जू में गए, फैक्ट्री में गए एंड उसको अपने पढ़ाई के साथ लिंक करवा के आपने समझाया, तो बहुत इजीली वो समझ पाएगा, बिकॉज उसने रियलिस्टिक कोई चीज़ों को देखा, तो अच्छे से वो लर्न कर सकेगा, मोटिवेटेड होगा। टीचिंग एड्स प्रॉपर होना चाहिए, तो यूज बेस्ट टीचिंग एड्स, जस्ट लाइक फिल्म स्ट्रिप, फिल्म दिखाया जाता है स्कूल कॉलेजेस में कभी कभी, या फिर साइंस मैगजीन्स, या फिर नॉर्मली स्लाइड्स के थ्रू पढ़ाना, या फिर देखिए आप लोगों को अगर मैं ऑलवेज ओनली हैंड नोट्स दूँ तो बोर हो जाते हैं, तो कभी कभी टाइपिंग नोट्स, ये नोट्स, तो क्या होता है ना एग्जैक्टली कलरफुल चीज़ें थोड़ा बहुत देखने से अच्छा लगता है, अदरवाइज मैं सिर्फ बोलती एंड आप सुनते तो कैसा होता, यहाँ पे पढ़ाई में मोटिवेशन नहीं आता, तो ऐसा होना चाहिए। एंड लास्टली ये देखिए जो प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स है ना, ये पॉइंट कट कर सकते हैं, फिर भी अगर लिखना है तो यहाँ पे मैंने कट किया है, फर्स्ट पॉइंट के बाद आप डायरेक्टली लास्ट पॉइंट को चलेंगे। सो दैट इज, अगर कंपटीशन है, ठीक है, कंपटीशन ना हर एक चीज़ में, that is competition between the two motives, competition between the learning, competition between the two persons, thinking और thinkers etc. सो आप अगर ओल्ड कंसेप्ट से आ रहे हैं ना, तो सबसे हिस्ट्री और एजुकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कंपटीशन, ये ओल्डेस्ट मोटिवेशनल डिवाइस है, ठीक है, तो उसके लिए क्या रहता है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, तो पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड इज अनदर इंसेंटिव्स दैट कैन बी यूज्ड, अगर आपने कंपटीशन को जीता आपको रिवार्ड मिलेगा, अगर हारा पनिशमेंट, तो ये चीज़ बीच का जो 3 पॉइंट्स है आप वहाँ पे कट करते हैं। सो इतना ही है, इसके बाद और है नहीं। आई होप आपको समझ आया